हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इकोनॉमी की दूसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है इकोनॉमी की, इसकी खास बात ये है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं, जो भी बड़े-बड़े नोट्स हैं, जो भी बड़ी-बड़ी बुक्स हैं, सबका क्रश आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए जो चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट है और इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगी। हमने वीडियो को पीएचडी करने के हिसाब से नहीं बनाया है, वीडियो एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में मदद करे। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए, आगे कंटिन्यू करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं बैंकिंग से, क्योंकि बैंकिंग का जो ये पोर्शन है हमारे सिलेबस में इकॉनमी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर साल 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट इससे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेंस के पेपर में भी आपको बैंकिंग से 2-3 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बैंकिंग की जो अपना ये जो चैप्टर है, इसका शुरुआत हम लोग करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आप रिजर्व बैंक को समझें, इसकी हिस्ट्री को समझें। इसके बाद रिजर्व बैंक जो नीतियाँ लाता है वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देती हैं, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करती है उसका आंसर देना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, मैंने क्वेश्चन रखे हैं इसमें, मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इतिहास देखें आरबीआई का, तो एक बात जो आप लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले औपनिवेशिक शासन था हमारे यहाँ। तो उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गठित किया गया था 1921 में, जिसको 1955 में फिर एसबीआई का नाम दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई नहीं है, वो एसबीआई है। ठीक है दोस्तों, और इसकी 3 ब्रांचेस थी, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। उसके बाद हिल्टन यंग कमीशन आया। ठीक है, जिसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि आरबीआई एक्ट लेके आए, वो आरबीआई एक्ट 1934। और फिर अप्रैल 1935 में उन्होंने आरबीआई को स्थापित कर दिया। मुख्यालय कहाँ रखा? कलकत्ता में रखा। ठीक है, 1937 में उन्होंने वहाँ से फिर अपना जो कार्यालय है वो शिफ्ट किया मुंबई। आज भी मुंबई में है दोस्तों, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो उस समय कलकत्ता में था, स्टार्टिंग में स्थापना कलकत्ता में हुई है, उसके बाद शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, अब इसके आप पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और जब राष्ट्रीयकरण हो गया हमारे आरबीआई का, 1 जनवरी 1949 को किया गया था, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे, तो उस समय किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों उस समय जो पहले हमारे गवर्नर बने भारतीय, उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में है, आप इसको देख सकते हैं। पर आप मेरी वॉइस पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुनने में कहीं भी चूकते हैं तो हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में ना आए। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो ही रखूँगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, आपको समझने में आसानी हो। एक बार आप चीज़ों को समझना चालू कर देंगे तो हम अपनी स्पीड को भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके काम क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके जो कार्य है ना, इनके कार्यों को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक तो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई क्या कार्य करता है, आप खुद सोचिए। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आप वीडियो को रोकिए थोड़ी देर के लिए और पहले खुद से सोचिए कि आपको कौन कौन से काम पता है आरबीआई के। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता थी पहले से, बस आप उसको हो सकता है रिकॉल ना कर पाए हो। तो देखिए, पहला जो काम था, है मतलब आरबीआई का जो पहला काम है वो है मुद्रा जारी करना, है ना। जो हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं, जो नोट हैं, वो सब कौन जारी करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम करती है आरबीआई, वो करती है बैंकों को नियमित करती है, नियमन करती है उनका, है ना। कि कोई बैंक जो है अगर वो डूब रहा है तो उसको कैसे सुधारा जाए। आजकल तो बैंक को मर्ज भी किया जा रहा है ना। आप लोग देख न्यूज़ में पढ़ ही रहे हो, कितने सारे बैंक को आपस में मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद आरबीआई को बैंकों का बैंकर भी बोलते हैं। अब क्यों बैंकों का बैंकर बोलते हैं दोस्तों? बैंकों का बैंकर बोलने का कारण ये है कि जो बैंक्स हैं, उनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है या उनको जब पैसा जमा करना होता है तो आरबीआई के पास जाते हैं। जैसे आम जनता नॉर्मल बैंक में जाती है, एसबीआई में जाती है, पंजाब नेशनल बैंक में जाती है, एचडीएफसी में जाती है। पर जब ये सारे बैंक्स को अपना पैसा जमा करना होता है या उधार लेना होता है, तो ये सब जाते हैं आरबीआई के पास। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरकार का बैंकर भी बोलते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो भी लोन लेती है, वो भी अपने पैसे आरबीआई के पास जमा कराती है। जो मौद्रिक नीति है कि किस तरीके से जो महंगाई है और आर्थिक समृद्धि है, उसके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए, जब इसके बारे में आप सोचेंगे तो ये काम जो है ये भी आरबीआई करती है कि किस तरीके से सरकार की नीति को साथ में लेकर के आर्थिक समृद्धि को बना के रखा जाए और महंगाई को कम रखा जाए। ठीक है, नए बैंकों को लाइसेंस देना भी काम है आरबीआई का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आरबीआई करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेन काम है कि एक बैंक के रूप में जो काम कर रहा है आरबीआई।
इसके अलावा अगर आप विकासात्मक कार्यों के बारे में अगर देखें आरबीआई के, तो विकासात्मक कार्य में सिंपल सा है, वित्तीय व्यवस्था को बना के रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करें, बचत प्रवृत्ति को बढ़ाएं, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। ठीक है, आपके सब टर्म्स हो सकता है समझने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप कमेंट में बताइएगा। जिस जिस टर्म में आपको कन्फ्यूजन होगा उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि आरबीआई एक्चुअल में है कैसा, उसकी संरचना क्या है। तो देखिए, आरबीआई में एक केंद्रीय बोर्ड होता है। ठीक है, और जो केंद्रीय बोर्ड होता है, आपको पता है बोर्ड में कुछ मेंबर्स होंगे। तो अब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 5 लोग। ठीक है दोस्तों, अब जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं उनके बाद होते हैं 10 निदेशक, जो सरकार की ओर से होते हैं। क्यों होते हैं सरकार की ओर से, क्योंकि जो सरकार है, आरबीआई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनकी नीतियाँ कैसी है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बैठाना है, पॉलिसीज़ बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के जो लोग हैं वो भी आरबीआई में हों, ताकि अच्छे से जो नीतियाँ हैं ऐसी बने कि वो सुचारू रूप से चल सकें, उनमें फिर कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे मंत्रालय हैं, सब में कॉम्बिनेशन बैठा के एक पॉलिसी बनानी है जो सबके लिए परफेक्ट हो, सब उसमें काम कर सकें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, जनता के लिए भी अच्छी हो, सरकार के लिए अच्छी हो, बैंक्स के लिए अच्छी हो, है ना। इसलिए वहाँ पे 10 निदेशक होते हैं। उसके अलावा जो आरबीआई के जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, उससे 4 जो निदेशक है स्थानीय बोर्ड के वो होते हैं, और 2 अधिकारी होते हैं, वो भी सरकार के होते हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि ये जो आपकी बोर्ड है, इस बोर्ड का जो मेन काम है, इस बोर्ड का मेन काम है कि एक साल में कम से कम इनको 6 बैठक करने हैं, कम से कम। ठीक है, उसके अलावा 3 महीने में एक बैठक तो करना ही करना है। अब आप ये सोचेंगे ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की। मान लीजिए यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बना देती है कि आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के अनुसार जो केंद्रीय बोर्ड है उसको एक वर्ष में मिनिमम 4 बैठक करनी है, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मिनिमम 6 बैठक करनी है। और आप उठा के देख लीजिए प्रश्न, अगर पिछले साल के आप देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पूरे क्वेश्चंस को ध्यान में रख के आपको चीज़ें तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो चीज़ों को नोट करिए। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई के प्रमुख कार्य जो पीडीएफ में मैंने आपको आरबीआई के प्रमुख कार्यों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, जिसमें से एक काम मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति तैयार करना। तो अब देखिए मौद्रिक नीति तो ठीक है, अब साथ साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ले लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि मौद्रिक नीति से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जब से बना है। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार जो है मौद्रिक नीति समिति को गठित करने के लिए एक एक्ट में जो है आरबीआई का, उसी में संशोधन करती है। ठीक है, अब इसमें जो मेंबर्स हैं मौद्रिक नीति समिति में, उस क्योंकि कमेटी है दोस्तों, तो कमेटी में जाहिर सी बात है कि उसमें मेंबर्स होंगे। तो कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो फिर से देखिए इसमें एक गवर्नर रहेंगे, एक उप गवर्नर रहेंगे, फिर सरकार की ओर से एक नामित अधिकारी होगा। ठीक है, और 3 अर्थशास्त्री होंगे, टोटल 6 लोग हो गए। ठीक है, और जिनका कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा। ठीक, अब ये देखिए कि जो कमेटी है उसमें टोटल है 6 मेंबर। तो कोई भी डिसीजन जब इस कमेटी को लेना होता है, और ये कमेटी कैसे कैसे डिसीजन लेती है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे कि सच में मतलब एक छोटी सी कमेटी इतना सब कुछ कैसे कंट्रोल करती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले डिसीजन होता कैसे है। अगर 6 लोग हैं और मान लीजिए वोटिंग होती है किसी मुद्दे पे और 3-3 वोट पड़ जाते हैं, तो फिर ऐसे में तो टाई वाला सिचुएशन आ जाएगा, तो फिर किसकी बात सुनेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नर होंगे उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलता है फिर से वोट करने के लिए। ठीक, तो टोटल 7 वोट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो गवर्नर होंगे वो निर्णायक वोट देंगे, जैसे स्पीकर के मामले में होता है पॉलिटी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि स्पीकर जनरली वोट नहीं देते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गवर्नर वोट देते हैं, पर अगर बराबर हो जाए तो फिर दोबारा वोट दे सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्पीकर के साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि आप जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगेंगे, पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में फिर आपस में मिल जाती हैं और क्लैरिटी नहीं हो पाती। और यूपीएससी को ये चीज़ पता है कि आप कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो वैसे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनाती है। तो ये चैलेंज तो है ही है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपको ये भी तो पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो आप वहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जो कार्य यहाँ पे आरबीआई के पीडीएफ में आपको दिख रहे हैं, ये सारे कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। विकासात्मक कार्य के रूप में मैंने आपको बता चुका है कि जो चीज़ें होंगी, वित्तीय समावेशन, ये सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, चिल करके क्लास देखिए। ठीक है, हर एक एक छोटा छोटा पॉइंट मैं आपको सब क्लियर कराऊंगा, मेरी गारंटी है, कोई डाउट लेके आप नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप पूरी क्लासेस को करिए, पूरी सीरीज़ को करिए। ठीक, और आप ये मत सोचिए कि इतना कम कंटेंट है दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप पेपर उठा के देखिएगा और क्लासेस को देखिएगा,
और अगले साल भी जो पेपर आएंगे उसके बाद भी क्लासेस को देखिएगा, आपको ये चीज़ पता चलेगी कि कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ से। चलिए, अब मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लगाया हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, ठीक है। क्या नहीं करेगा पूछा है ना, 2020 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस आपको उस तरीके से क्लियर समझ में नहीं आ रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग नीचे कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मौद्रिक नीति, मैं उस समय से बार बार ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है, अब समझिए मौद्रिक नीति क्या है होती है। जैसे हमारे देश में जब बजट बनता है, केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है। तो जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार देखती है कि इस साल किस सेक्टर में कितना खर्च करना है, किस सेक्टर में महंगाई ज़्यादा है, किस सेक्टर में महंगाई कम है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें तो आप लोगों ने सुना ही होगा बजट में, नॉर्मली आप तैयारी करते थे इससे पहले या नहीं करते थे, फिर भी आपको इतना तो नॉलेज होगा कि बजट में आखिर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मौद्रिक नीति में भी यही होता है कि जो मेन टारगेट होता है आरबीआई का, वो ये होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए बैंक्स के लिए कि जब उन पॉलिसीज़ को लागू किया जाएगा तो महंगाई भी कंट्रोल में रहे, और जो आर्थिक समृद्धि है, जैसे लोन चाहिए लोगों को, किसानों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन्स को, तो उस समय क्या होना चाहिए दोस्तों, उस समय ये होना चाहिए कि उनको वो लोन मिले आसानी से, और उनको लोन भी मिले और महंगाई भी ना बढ़े, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम जो है मौद्रिक नीति से आरबीआई करती है, ठीक है। और मौद्रिक नीति में जो आरबीआई का उद्देश्य होता है, महंगाई को देखेंगे आप तो वो 6%, 4%, 2% ऐसा रखती है, ठीक है। अभी क्या रखा हुआ है, 4 ± 2%, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में। 5 साल पहले भी वही था, और अभी 2021 से 2026 तक के लिए भी वही रखा गया है, यानी रिपीट किया गया, हर 5 साल में वो अपना टारगेट बदलते हैं, ठीक है। अब देखिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो कीमतों में स्थायित्व, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर प्याज है 40 रुपये किलो है तो 45 हो जाए, 35 हो जाए, पर ऐसा ना हो कि सीधा 80 रुपये, 90 रुपये किलो चले जा रहा है। टमाटर के मामले में तो केस और ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा 200-200 रुपये किलो टमाटर हो गए थे, कभी देखते हैं 5 रुपये किलो मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, रोजगार में वृद्धि कैसे किया जाए, आर्थिक विकास को कैसे प्रमोट किया जाए, है ना, विनिमय दर में स्थायित्व कैसे लाया जाए। ये जितने भी पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सीधा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, कि क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसको मौद्रिक नीति में शामिल किया गया है। उस समय आप जो भी ऑप्शन पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ ये भी तो ठीक लग रहा है, ये भी तो ठीक लग रहा है, पर आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए उस समय पे। खास करके अब जो पेपर आ रहा है, अब तो जो पेपर आ रहा है उसमें गेसिंग का कोई उतना खास रोल भी नहीं है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा उसमें। पेपर देखिएगा आपको आइडिया लगेगा। तो दोस्तों मौद्रिक नीति आपको मैं एक बार फिर शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। मौद्रिक नीति दोस्तों आरबीआई ही बनाती है, उनका उद्देश्य होता है कि जो ग्रोथ हो उसको और इन्फ्लेशन को दोनों में बैलेंस बना के रखना है, पूरी आर्थिक समृद्धि में और जो महंगाई है उसमें बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ना तो महंगाई ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और आर्थिक समृद्धि ज़्यादा कम हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अब अपन समझते हैं कि आरबीआई ये सब करती कैसे है और ये सब करने का क्या ज़रूरत है। तो एक एक करके दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टूल्स रखे हैं, उपकरण रखे हैं, ठीक है। स्लाइड में आपको उपकरण दिख रहे होंगे। तो आरबीआई किस तरीके से कैसे टूल्स का यूज़ करती है भाई, तो मेजर आप बांटेंगे इनको तो ये दो पोर्शन में बढ़ जाएंगे, एक मात्रात्मक उपकरण है, एक गुणात्मक उपकरण है। अब मात्रात्मक उपकरण का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, जो वर्ड में लिखा है कि मात्रा को कंट्रोल करना है, और गुणात्मक का मतलब हो जाएगा कि जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना है। अब चीज़ें आपको हो सकता है और कन्फ्यूजिंग लग रही हो, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए बैंक रेट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझिए। रेपो रेट दोस्तों, जैसे अपन मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, ठीक है, आप अपना पैसा जमा कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब आप अपना पैसा जमा कराते हैं तो आपको बदले में क्या मिलता है, आपको बदले में ब्याज मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही जब जो बैंक्स होते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, मान लीजिए उनको लग रहा है कि यार अभी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क है, हो सकता है पैसा डूब जाए, ठीक है। अब उनको डर लग रहा है कि उनके पैसे डूब जाएंगे, तो भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो जाते हैं आरबीआई के पास में, ठीक है। आरबीआई में वो जमा करते हैं अपना पैसा, ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि उनको ज़रूरत होती है जब पैसे की, और उनको उतना उनके पास जमा होता नहीं है, उतना पूंजी उनके पास होता नहीं है, तो सिंपल जाते हैं आरबीआई के पास में और आरबीआई को बोलते हैं कि देखिए सर ऐसा है कि हमको अभी ज़रूरत है पैसे की, तो आप हमको पैसा दीजिए, हम बदले में आपको ब्याज देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब उधार लेना देना वाला जो बैंक का सिस्टम है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कवर हो जाता है। अब देखिए, जो मैं आपको थोड़ा जो टर्म्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
उन टर्म्स में बता रहा हूँ अब चीज़ों को, कि जो व्यापारिक बैंक्स होते हैं उनको जो अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण चाहिए होता है, ठीक है। तो अल्पकालिक अवधि यानी कि कुछ दिन के लिए, 12 दिन 14 दिन, ठीक है। तो उसके लिए जब वो लोन लेते हैं, ठीक है, आरबीआई से, तो जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उनको, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और इसके बदले जो है बैंक्स को कुछ सामान, अपना सामान मतलब जैसे हम लोग गिरवी रखते हैं ना वो सामान, तो आरबीआई को जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनको उनके पास गिरवी रखना पड़ता है। अब इससे देखिए दोस्तों प्रभाव क्या होता है, आरबीआई कैसे खेलती है यहाँ पे। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करती है, ठीक, तो बैंक सोचेगा कि अरे यार मैं अगर मार्केट से लोन लेने चले जाता हूँ, तो क्या होगा मार्केट से लोन लेने में, बैंक्स को अगर 10,000 रुपये चाहिए एग्जाम्पल के लिए मानिए, तो हो सकता है मार्केट में उनको 7% में मिल रहा हो, पर क्योंकि आरबीआई जब रेपो रेट कम करती है तो वही चीज़ उनको 4% में मिल जा रहा है, तो मार्केट से लेने से अच्छा है कि आरबीआई से लेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि बैंक के पास पैसे की मात्रा बढ़ जाती है, और जब पैसे की मात्रा बढ़ जाती है बैंक के पास में, तो बैंक भी लोन सस्ता देता है मार्केट में, है ना। और जब बैंक लोन सस्ता देगा मार्केट में, तो जो बाकी लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, सब लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इससे क्या आएगा दोस्तों, ग्रोथ आएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर दिक्कत ये आती है कि जब मार्केट में बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए कि आपके पास, आप दुकान जाते हैं और दुकान वाले के पास एक ही प्याज है, ठीक है, और आप बोलते हो कि मेरे को प्याज दे दो, ठीक। अब आपके पास है 100 रुपये और प्याज 10 रुपये का था। उसी समय दूसरा आदमी आ रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा है तो सबके पास पैसा है, सबके हाथ में पैसा है। तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि मैं 20 दूंगा, आप मेरे को दे दो। फिर वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं 30 दूंगा, ये बोल रहा है मैं 40 दूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, इसीलिए चीज़ों के प्राइस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। और वही अगर मार्केट में पैसा कम रहता है, रेपो रेट ज़्यादा होता, तो उससे क्या होता कि फिर वो सामने वाला बंदा बोलता है कि अरे छोड़ यार, ये 20 दे रहा है मैं नहीं लूँगा, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर महंगाई उस तरीके से नहीं बढ़ेगी, समझ रहे हैं आप। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा। और रिवर्स रेपो रेट में जस्ट उल्टा हो जाता है कि बैंक जो है वो आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा कर देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनको ब्याज मिलता है कुछ, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और इसमें आरबीआई करती क्या है, आरबीआई ये करती है इसमें कि जब वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, अब बैंक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, लोन ले रहा है, तो उसको 7% मिल रहा है और रिवर्स रेपो रेट में 8% मिल रहा है, तो पूरा पैसा उठा के वहाँ चले जाता है आरबीआई के पास। तो इससे क्या होता है कि जो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा था वो तो आरबीआई के पास जमा हो गया, तो इससे क्या होता है मार्केट में फिर पैसे की कमी हो जाती है, तो जो महंगाई होती है वो फिर नीचे आती है। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन में कई बार कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को देखना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, कैश रिजर्व रेशो क्या है, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। ये कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा चीज़ आप ये समझिए कि हर बैंक को ये करना पड़ता है कि उनके पास जितना भी पैसा है, मान लीजिए उनके पास 100 रुपये है, तो उनको 100 रुपये में से कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, जिसको उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब ये पैसा इसलिए जमा रखना पड़ता है, सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि ये पैसा जब वहाँ पे जमा रहेगा, मान लीजिए बैंक डूबता है, कुछ भी नया तीन तूफान टेंशनबाजी कुछ भी होता है बैंक के साथ, ठीक है, तो पैसा रिजर्व में रहेगा ऑलरेडी, तो कुछ हद तक चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। इसके बाद देखिए वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें आप कुछ भी जमा कर सकते हैं, पर इसमें भी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जैसे ब्याज इसमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप या तो कैश जमा करवाइए, या तो गोल्ड करवाइए, या सिक्योरिटीज़ करवा दीजिए। तो देखिए कैश जमा करवाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, 10,000 जमा करेंगे तो आपको 10,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड जमा करते हैं, ठीक है, तो आपको बदले में क्या होगा कि गोल्ड आज 10,000 का है तो कल 12,000 का हो जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है ना जमा करने से, ठीक है। और ये जो है ना स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, उसको आपको आरबीआई को जाके देना नहीं है, इसको रखना आपको अपने पास है। जबकि कैश रिजर्व रेशो जो है उसको आपको जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कंटेंट एक साथ आ रहा है, तो थोड़ा सा रुक रुक के देखिए वीडियो, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पॉइंट्स को आप नोट करिए, ताकि क्योंकि चीज़ें ऐसी होगी दोस्तों, अगर आप 2-4 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप नहीं देखेंगे तो आप कन्फ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं ओपन ऑपरेशन मार्केट, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों नाम से क्या लग रहा है आपको कि ओपन मार्केट में कुछ चल रहा है, तो आप जानते होंगे कि सरकार के पास होता है बॉन्ड, सरकार बॉन्ड बेचती है, आप सुने होंगे, तो सिक्योरिटीज़ ही है वो एक टाइप की, ठीक। आरबीआई करती है उसको बेचने का काम, तो आरबीआई जब उसको बेचती है तो क्या होता है, जब आरबीआई बेच रही है, ठीक, तो बेचने बेचने से क्या होता है कि आपके पास जो पैसा है, ठीक है, वो पैसा आरबीआई अपने पास ले लेती है। उससे क्या हो रहा है कि फिर से जो लिक्विडिटी है मार्केट में, पैसे की मात्रा वो कम हो रही है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे भी वही गेम हो रहा है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हो रहा था। और जब आरबीआई उसको खरीदती है,
जब खरीदती है तो जो उसके पास पैसा है आरबीआई के पास, वो मार्केट में डालती है, तो फिर मार्केट में पैसा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई, इतना टफ नहीं है। ये हो सकता है आपको पहली बार में इतना लग रहा हो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा चिल करिए, आराम से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, गूगल सर्च करिए, थोड़ा एग्जाम्पल्स और देखिए। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब गुणात्मक उपकरण को देखते हैं, तो सबसे पहला है इसमें सीमांत आवश्यकता। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई गोल्ड है, ठीक। अब आपके पास गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड से क्या होगा, आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट बोल दी, आरबीआई बोल दी कि जो गोल्ड है आप इसको जमा करते हैं अगर, ठीक है, तो आपको इस पर इतना ही मिलेगा। मतलब अगर आप गोल्ड जमा करें तो आपको 80% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी 100 रुपये का सोना आप जमा करें तो आपको 80 मिलेगा। हो सकता है सरकार और कम कर दे, मतलब आरबीआई और कम कर दे, 60% कर दे। तो इससे क्या होता है कि वो जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, उससे कितना लोन मिलेगा आपको, वो उससे कंट्रोल होता है। फिर नैतिक दबाव है, यानी कि सजेशन देना बैंक्स को कि ऐसा मत करो, वैसा करो, आप लोग देश के लिए बहुत ज़रूरी हो, आप देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो, समझ रहे हैं। मोरल बातें, हालांकि आज के टाइम में मोरल चीज़ें कौन ही फॉलो करता है, सब तो अपने प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मोरल ना हो करके एक अल्टीमेटम जैसा भी होता है बैंक्स के लिए, इसीलिए बैंक्स को उन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन लगा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, उपरयुक्त में से कौन कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं। ठीक है, अभी अपन पढ़े हैं कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, तो आप अगर स्लाइड में ही देखेंगे, आपका क्वेश्चन तो स्लाइड से हो जा रहा है। बैंक रेट आपको यहाँ दिख रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन दिख रहा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो हो जा रहा है। तीसरा सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व। ठीक है, ये तो स्लाइड में दिख नहीं रहा है, पर चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं, पहला दूसरा कहाँ कहाँ पे है। तो सी में ही पहला दूसरा एक साथ में, और तो कहीं है ही नहीं। और अपने को पता है, अगर अपने को 3 4 में कन्फ्यूजन भी है तो अपन इतना तो श्योर है कि पहला दूसरा एकदम सही है, क्योंकि अभी भी पढ़े हैं। अब अभी भी पढ़ के श्योर नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, तो बड़ा दिक्कत है, फिर तो टेंशन है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो जब सी में ही पहला दूसरा है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है ना, टिक करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और आप कमेंट करके बताओ आपको किस पॉइंट में दिक्कत आ रहा है, आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं दोबारा से आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा, आप जितने बार बोलोगे उतने बार समझा दूंगा, अगर आप समझना चाहते हो तो। ठीक है, और चलिए इसके बाद बैंक्स की एक और वीडियो आएगी, उसके बाद बैंक वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक और जो रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोस और भी मिलेंगे आपको, सिर्फ क्लास के ही नहीं, स्ट्रैटेजी के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई रहती है। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट दीजिए हमको, ताकि हम भी मोटिवेशन के साथ काम कर सकें, क्योंकि हमारी ऐसी कोई इनकम या कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशन है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में जुड़ के काम करना चाहते हैं, और वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। चलिए बाय।